नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश पे आप सभी का स्वागत है। रुक करता है खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद गौशाला जाकर गौ सेवा की। उन्होंने गौशाला में मौजूद गायों को अपने हाथों से गुड़ और चना खिलाया और इस दौरान उनके साथ मंदिर के लोग, अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां संसद भवन जाने से पहले ओम बिरला ने सरकारी आवास पर पूजा अर्चना की। और बता दें कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला स्पीकर उम्मीदवार बने हैं और लोकसभा में स्पीकर को लेकर मतदान होना है। विपक्ष की तरफ से के सुरेश स्पीकर पद के प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई दी और सीएम योगी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि जनप्रिय मृदुभाषी राजनेता ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हृदय तल से बधाई। और साथ ही उन्होंने लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि आपके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। आपके स्वर्णिम कार्यकाल हेतु अनंत मंगलम कामनाएं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया
कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिपील एक्ट, प्रेस काउंसिल रिपील एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस कालेखंड में संविधान में 38वां, 89वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथी ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे सुरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनकी अभूतपूर्व संघर्ष, जिनके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उनकी सराहना करते हैं। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की कूट सत्याओं का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इससे हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस कालेखंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं।
शांति। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और कहा कि जहां नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कहा कि केंद्र सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता से दृढ़ है और संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश को नशीली दवाओं के संकट से मुक्त कराने और अपनी भावी पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया का उपहार देने के अपने संकल्प को मजबूत करें। अनिल बलूनी ने 18वीं लोकसभा में सांसद के रूप में गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री अनिल बलूनी ने शपथ ली और साथ ही पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। लोकसभा सदस्य के रूप में अनिल बलूनी ने शपथ ली। 18वें लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनिल बलूनी ने शपथ ली। जिले में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर के लिए जिले के साइबर सेल को भी आधुनिक बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने शासन से 1.220 करोड़ का बजट मांगा। बजट से साइबर सेल में साइबर फोरेंसिक यूनिट, लैपटॉप, मोबाइल का डाटा रिकवर करने के लिए लैब, सेंट्रलाइज डेस्क और साथ ही जांच अधिकारियों के लिए नियमित चलने वाली कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। और बता दें कि वर्तमान में साइबर चिन्हित करने से पकड़ने के लिए तैयार समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्हें हाईटेक होते ही साइबर अपराधियों को किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने 1.20 करोड़ का बजट मांगा। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले, जिसको देखते हुए साइबर सेल को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और साथ ही पुलिस आयुक्त ने 1.20 करोड़ रुपए का बजट मांगा। साइबर सेल को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही पुलिस आयुक्त ने 1.20 करोड़ का बजट मांगा है, जिससे लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले को देखते हुए ये बजट मांगा गया है। और वहीं साइबर सेल को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे देखते हुए पुलिस आयुक्त ने 1.20 करोड़ का बजट मांगा है और लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले को देखते हुए ये बजट मांगा गया है। साइबर सेल को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने 1.20 करोड़ रुपए का बजट मांगा। लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए साइबर सेल को आधुनिक तरीके से बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने 1.20 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी।
25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान
को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनकी कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात की उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्य पद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था? क्या यह सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की तानाशाही में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने उन सभी राजनीतिक दलों को भी, जिनका उदय ही देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ था, आज वे कांग्रेस की गोदी में बैठ करके जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, यह देश और इस देश की जनता उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस को और कांग्रेस के इन सभी सहयोगियों को, जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया है, संविधान के प्रावधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है, इसके लिए आज इमरजेंसी की 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए, और अपने न केवल चेहरे को बल्कि चरित्र को देश के संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ स्थित आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भले ही नेतृत्व बदल चुका है, लेकिन कांग्रेस का चरित्र नहीं बदला, और आपातकाल को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश रची गई थी और साथ ही लोकतंत्र को खत्म करने की भी साजिश रची गई थी। तमाम तरह के आरोप उन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।